गुड इवनिंग बच्चों। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि हम लोग लगातार एक क्लासेस कर रहे हैं, अभी मैंने हिस्ट्री के आपको 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू कराएं। अब आज हम ज्योग्राफी के इसी तरह 2 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। आपका पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ एंड दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाएगा, और तीसरा आपका वाटर रिसोर्सेज। ये तीनों चैप्टर आज हम एज अ ऑप्शनल या फिर कह सकते हैं एज अ एमसीक्यू इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो और मतलब इसी तरह से हम पूरा चैप्टर रिवाइज करते चलेंगे और यहाँ से पढ़ते भी चलेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक एक करके चलेंगे, तो आज टर्न है आपकी ज्योग्राफी का, इसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स, फिर इसके बाद सिविक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे ये पहला क्वेश्चन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मैंने कहा ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिसोर्स क्या है। मैंने कहा अगर रिसोर्स की बात करेंगे तो रिसोर्स हर वो चीज़ है जो आपकी नीड को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो आपकी नीड को पूरा करती है, वो सब रिसोर्स कहलाते हैं। फिर मैंने कहा रिसोर्स को जानने के लिए 3 पॉइंट और जोड़ना है आपको कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और एक और पॉइंट है वो भी दिमाग में रखना है। मतलब कुल तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि रिसोर्स क्या है, तो आप कहेंगे रिसोर्स हर वो चीज़ है जो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। पर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, और फिर एक और पॉइंट है उसको भी आपको दिमाग में रखना है। एक मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप डिफिनेशन खोलेंगे देखेंगे तो ये पॉइंट बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्या है। ठीक, मैंने कहा ओरिजिन के आधार पर अगर डिवाइड करेंगे तो ओरिजिन के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक और अबायोटिक। और भी हैं, अगर हम बात करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, तो मैंने कहा इसको एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम डिवाइड करते हैं कि यूज़ कितना किया जा रहा है, इसके आधार पर हम डिवाइड करेंगे। पोटेंशियल और डेवलप्ड की बात करेंगे तो ये अलग हो रहे हैं आपके, इसको हम डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और एक और बच गया, वो फिर आपको ढूंढना है कि वो कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड। मतलब कह रहा है डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को क्लासिफाइड किया जाएगा कितने पार्ट्स में। तो मैंने कहा पोटेंशियल होता है, डेवलप्ड स्टॉक भी होता है, रिजर्व भी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा अगर डेवलपमेंट रिसोर्सेज को आप कहीं क्लासिफाइड करेंगे तो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक यूज, और चौथा एक आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, मैंने कहा ओरिजिन के आधार पर 2 पार्ट में बांटा, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 पार्ट में बांटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और फिर डेवलपमेंट के आधार पर ये 3 पार्ट आपने देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके अब ज़्यादा आने लगे हैं कि पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कह रहा है कि अ बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। कह रहा है कि अबायोटिक जो रिसोर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो अबायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर्स। ये तो एकदम उल्टा हो गया। मैंने कहा बायोस्फीयर और ह्यूमन मतलब जिसमें लाइफ होती है वो कौन से होते हैं, वो तो बायोटिक होते हैं। उसके बाद दूसरा है बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑन नॉन लिविंग, और मैंने कहा नॉन लिविंग जो होता है वो तो अबायोटिक होता है। तो ये दोनों उल्टा दिया हुआ है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। और आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। ऑप्शन है आपका सी है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी फॉल्स एंड ए एंड बी ट्रू। तो आपको पता है आपका कौन सा सही है, तो आपका दोनों गलत है। इसका मतलब है ये जो डिफिनीशन पूरी दे रखी है ये दे रखी है अबायोटिक की, और ये जो पूरी डिफिनीशन दे रखी है वो दे रखी है बायोटिक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने कहा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हो गए, तो ऐसे रिसोर्स जिनको क्या कर सकते हैं हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या फिर दोबारा प्राप्त करने में मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं, वो ऐसे रिसोर्स आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में भी देख लिया, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन। आपको पता है कि तेल वगैरह
आपका मिनरल्स वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनने में बहुत साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं उसको बनने में। ये इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इसको हमें बचाना होता है, सेव करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन है, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू फॉर्म द कोस्ट टर्म एज टेरिtorial वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। तो मैंने कहा कि कितने हो जाएगा, मतलब कितने नॉटिकल माइल्स तक, अगर देश की बात करेंगे, मान लीजिए ये आपकी कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री है, तो कंट्री के कितने नॉटिकल माइल्स तक, तो कहा कंट्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्स मिल रहे हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ हैं, जो भी फॉरेस्ट हैं, वह सब किससे बिलोंग करेगा, इस कंट्री से बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स तक, जैसे ये कंट्री की टेरिटरी हो गई, जैसे ये इंडिया हो गया, मैंने कहा ये इंडिया हो गया, ठीक है, और ये इंडिया में इधर आप देख रहे हैं ओशियंस हैं, इधर सी हैं आपके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सब किससे बिलोंग करेगी, आपकी कंट्री से बिलोंग करेगी, आपके देश से बिलोंग करेगी। और एक और चीज़ है, दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से मैंने वहीं पे उठा लिया है। मैंने कहा द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड, मतलब इससे बाहर अगर कोई चीज़ मिल रही तो कितना, तो 200 नॉटिकल माइल्स। याद रखना है कि अब मैंने कहा कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग द ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैंने कहा कि अगर 200 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा दूर ओशियंस में कोई भी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब मैंने कहा कि एक बाउंड्री होगी, उससे अगर 200 नॉटिकल माइल्स से दूर कोई भी अगर फॉरेस्ट मिल रहा है या फिर मिनरल्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, तो उस पर कौन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बिना उस पर कोई भी कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती या फिर कोई भी कंट्री उसे यूज नहीं कर सकती है। तो दो याद रखना है, मैंने कहा अगर कंट्री की टेरिटरी की बात करेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, और अगर ओशियनिक टेरिटरी की बात करेंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स से आगे ये तक है, मतलब ये 1 से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, और ये 200 नॉटिकल माइल्स से अगर बाहर कोई चीज़ें मिल रही हैं तो वो इंटरनेशनल, उस पर मतलब बेसिकली इंटरनेशनल राइट्स होगा, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो उसको यूज करेंगे या फिर वो बताएंगे कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द रिसोर्सेज, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब जो सर्वे किए जा चुके हैं, ऐसे रिसोर्स जो सर्वे किए जा चुके हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें डिटरमाइन है कि कितनी यूटिलाइज करनी है, ऐसे रिसोर्स को क्या कहेंगे, तो ऐसे रिसोर्स को आप डेवलप्ड रिसोर्स के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक है आपका, आर द सबसेट ऑफ द विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब कह रहा है कि ऐसे कौन है, सबसेट हैं उसके, कौन से हैं, तो रिजर्व डेवलप्ड हो नहीं सकते हैं, स्टॉक रिजर्व हो नहीं सकते हैं, रिजर्व और स्टॉक। ठीक है, रिजर्व आर द, जो रिजर्व होते हैं मतलब जिन्हें बचा कर रखा गया है, रिजर्व्ड आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब इन्हें भी बचा कर रखा गया है, मतलब उन्हीं के एक तरह से सबसेट होते हैं, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड। मतलब इनको हम यूज करेंगे फर्दर, पर अभी उसका यूज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये दिमाग में रखना है, जो रिजर्व होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, स्टॉक रिसोर्सेज के। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन, कहाँ पर मिले थे, तो मैंने आपको बताया है रियो डी जेनेरियो। ये इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ था, तो याद रखना है आपको जून 1992 में, जिसमें 100 से ज़्यादा जो स्टेट्स थे वहाँ के, मतलब कंट्रीज़ थी, वो एक साथ मिलती हैं ब्राज़ील में। और किस पर चर्चा होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा होती है, ये भी याद रखिएगा। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो मैंने कहा ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमारी
मतलब जो हमारे फर्दर चीज़ें हैं, हमारे रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचता है, और हम फ्यूचर की जनरेशन्स को देखते हुए वो आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट करेंगे, तो वो ऐसा डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ से आपको याद रखना है कि समिट कौन सी हो रही थी, तो उसका नाम है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी। कब हुई थी? जून 1992 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी, और ये पहली अर्थ समिट हुई थी, मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए पहली बार लोग ब्राज़ील में मिले थे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी याद रखना है कि इसी अर्थ समिट में एक एजेंडा चलाया गया था जिसका नाम है एजेंडा 21। ठीक, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रियो कन्वेंशनल, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। द रियो कन्वेंशनल इंडोस्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड। एडॉप्टेड क्या है जब 21st सेंचुरी के लिए, क्या तो अभी मैंने आपको बताया। तो जो रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था उसमें क्या अडॉप्ट किया गया था, तो एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजेंडा 21 इज ट्रू। एजेंडा 21 के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला देख लेते, इट एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 का एम ही यही था कि हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पुअर्टी एंड डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी एक एजेंडा था कि हम इन्वायरमेंट जो डैमेज हुआ है इसको फिर से बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर से इसको अब आगे फर्दर डैमेज ना हो, तो इस तरह से प्रयास करेंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 इज वेरी लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इससे कोई मतलब ही नहीं था। तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। मिनरल्स तो है ही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, आपके प्लेटू रीजन्स में आ रहा है। और क्या है, तो याद रखना है कोल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। मिनरल्स तो पाए ही जाते हैं और कोल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिनरल्स और कोल्स दोनों के लिए। अब मिनरल्स आपको पता है मिनरल्स में कौन कौन से हो गए, तो झारखंड छत्तीसगढ़ में आप जान रहे हैं आयरन ओर्स मिलते हैं, जो आपके चैप्टर लास्ट में जो पढ़ा था आपने, एक चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया था आयरन ओर्स के बारे में। मैंने कहा आयरन जो होते हैं वो कैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, और भारत में कई सारी बेल्ट्स हैं जहाँ पर आयरन पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको कुद्रेमुख हिल्स के बारे में बताया था जो कर्नाटक की है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आपकी माइंस के रूप में जानी जाती है कुद्रेमुख माइंस या कुद्रेमुख हिल्स आयरन ओर के लिए। ठीक है, तो याद रखना है ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विथ सोलर। अब आपको पता है राजस्थान में भाई आप देख रहे हैं धूप बहुत होती है, मतलब एक तरह से डिजर्ट एरिया आने लगता है वहाँ पर, और सोलर तो है, और धूल के साथ क्या हवा भी चलती है बहुत तेजी, तो सोलर एंड विंड एनर्जी वहाँ पर तो पाई जाती है, बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी दिया था, बट लैक ऑफ यहाँ से वाटर को हटा दिया था। ठीक है, तो याद रखना है कि जो राजस्थान है वहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो अच्छे रिसोर्स के रूप में मिलती है, बट वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। was the famous Indian freedom fighter who made an important observation about resource conservation. There is enough for everybody's need, not for anybody's greed. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। इस स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करने को भी आता है लॉन्ग आंसर में। तो ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट कि भैया जितना भी है यहाँ पर सभी की ज़रूरतों के आधार पर रिसोर्स है, किसी की इच्छा के आधार पर रिसोर्स नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करेगा। तो याद रखना है स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी, तो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ये स्टेटमेंट कही गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, अब ये ब्रंटलैंड कमिश्नर रिपोर्ट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर ही रिपोर्ट बनी थी। इसी के बाद आप देखेंगे कि आपका रियो डी जेनेरियो और समिट भी हो रहा होगा, मतलब इसी के बेस पर जब ये रिपोर्ट आई थी, इसी के बेस पर आपका 1992 में आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। तो क्या है क्वेश्चन, द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी, तो आपकी ब्रंटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट है वो 1987 नहीं सॉरी 1987, ठीक है, आपकी पब्लिश्ड हो रही है 1987 में।
published in 1987 shared ideas about sustainable development and how it could be achieved। मतलब ये आपकी ब्रंटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट आई थी कब आई थी, तो 1987 में आई थी, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर कुछ अपने आइडियाज़ भी रखे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अबाउट ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज प्लेन्स। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कितने परसेंट प्लेन्स हैं, कितने परसेंट माउंटेन्स हैं और कितने परसेंट प्लेटू हैं। तो याद रखना है, मैंने कहा अगर प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स आपका लगभग 43%, मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट पर इंडिया में प्लेन्स हैं। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया में जो प्लेन्स हैं वो आपका 43% पर है। उसके बाद अगर माउंटेन्स की बात करते हैं तो आपका जो माउंटेन्स है वो लगभग 30% पर है, और अगर प्लेटू की बात करते हैं और तो प्लेटू आपका लगभग 27% है। तो ये तीनों आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आपका प्लेन्स याद रखना है, माउंटेन्स 30% होगा और प्लेटू आपका 27%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए पूछा है ये इसी में कि अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने अभी बताया 30% क्या है, तो 30% आपके माउंटेन्स हैं। फिर मैंने कहा अगर प्लेन्स की बात करेंगे तो 43%, और अगर प्लेटू की बात करेंगे तो 27%। ठीक है, आपको कहीं कहीं ये 24 to 27 भी देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। मतलब ऐसे लैंड्स जो बिना कल्टीवेशन, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज। मतलब ऐसे लैंड्स जिन पर कभी भी खेती नहीं हो रही है 1 साल से या 1 से ज़्यादा साल से, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कल्चरल, हाँ कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहा जाएगा उसे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड के रूप में उसे जाना जाएगा। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर 1 साल से नहीं सॉरी गलत, अच्छा वेस्ट लैंड तो वो हो जाएगा जहाँ पर मतलब कभी मतलब जो फर्टिलाइज जो जिसमें फर्टिलिटी नहीं होती, जिस लैंड्स में फर्टिलिटी नहीं होती वो वेस्ट लैंड कहा जाएगा। हाँ, करेंट फैलो कहा जाएगा, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, कि ऐसा लैंड, देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज। मतलब एक एग्रीकल्चर, एक खेती का ईयर निकाल दीजिए या फिर 1 साल से कम तक खाली विदाउट बिना कल्टीवेशन के रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे करंट फैलो कहा जाएगा। ठीक है, याद रखना इसे। लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, लैंड विच इज लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन। अब देखिए, अब ये 5 साल से ज़्यादा अगर कल्टीवेशन नहीं होगा उस लैंड पे तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको मैंने कहा कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो समाप्त हो गई है, अब उसमें खेती नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा ऐसे जिन पर कल्टीवेशन नहीं होगा, अनकल्टिवेटेड जो लैंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। और मैंने कहा 1 साल या 1 साल से कम जिनमें नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, करंट फैलो कहलाएंगे। ये फैलो लैंड्स या करंट फैलो कहलाएंगे, वो भी दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया। सोन का मतलब होता है उगाना। तो द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन। मतलब इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन, मतलब कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि उगाने का जो पैटर्न है वो हर एरिया में वेरीज का बदलता रहता है। और 80% टोटल एरिया कहाँ का है, तो पंजाब का होना चाहिए। हाँ देखो बिल्कुल है, तो पंजाब का जो 80% टोटल एरिया है वो कहीं ना कहीं किस काम में आता है, तो आपके कल्टीवेशन काम में आता है। तो मैंने कहा उगाने के काम में आता है या कल्टीवेशन के काम में आता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 नहीं, एक और क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई द एक्शन प्लान फ्रॉम द क्लूज बिलो। इट वॉज साइंड बाई वर्ल्ड लीडर्स एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। आपने देखा 1992 में क्या हो रही है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हो रही है। तो अर्थ समिट हो रही है, ये दिमाग, अच्छा कॉम्पैक्ट इंटरमीडिएट डैमेज एंड पुअर्टी, तो अर्थ समिट थी तो पूरा नाम होता तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हो जाता। पर इसके अंतर्गत जो प्लान लाया गया था एजेंडा 21, तो ये किससे संबंधित है, तो ये एजेंडा 21 से संबंधित है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि एक एक करके क्वेश्चन करेंगे।
ठीक, अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसका पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। अभी मैंने बताया रिसोर्स को एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो, एक होते हैं रीन्यूएबल, दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब जिन्हें यूज़ करने के बाद हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या फिर फर्दर यूज़ के लिए वो हमारे लिए बने रहते हैं, वो सब आपके रीन्यूएबल। और जिन्हें एक बार यूज़ कर लिया हो फिर वो मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा बनने में, वो आपके नॉन रिन्यूएबल। तो मैंने कहा रिन्यूएबल की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी आपका क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोस्फीयर रिजर्व आर मींट फॉर, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्यों होते हैं, तो क्या माइनिंग के लिए, क्या कंजर्वेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के नहीं, तो बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ने होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके होते हैं वो कंजर्वेशन के लिए, मतलब सुरक्षा मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की सेफ्टी के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एरिया कवर्ड फॉरेस्ट इन इंडिया। देखिए अगर आप नेशनल पॉलिसी की बात करेंगे, एक पॉलिसी है जिसका नाम है फॉरेस्ट नेशनल पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आई थी आपकी 1952 में। और इसके तहत आपको दिमाग में रखना है क्या कि क्या हुआ था, तो इसके अंतर्गत आपके 100% एरिया के 33% पार्ट पर, मतलब टोटल एरिया के 33% प्लाट्स पर आपके क्या फॉरेस्ट होने जरूरी हैं। ठीक, पर इंडिया में तो इतना तो है नहीं, कितना है, तो वही पूछ रहा है टोटल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया, वो ऑलमोस्ट आपका 23 to 24% होता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 23%, होना कितना चाहिए, तो 33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द टाइगर इज मेनली फाउंड इन, जो टाइगर हैं भारत में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी दिमाग में रखना, जो टाइगर हैं मेनली फाउंड इन इंडिया, जो टाइगर हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए में भारत में एक स्टेट भी है जिसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेंगे बनने में, तो कौन सा है भैया, विंड मिल रहा है, कोल, मिनरल। अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स कहीं ना कहीं एक ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में जाने जाएंगे और कोल एक मिनरल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। अब देखो एनिमल्स को क्लासिफाइड किया जाता है इंडेंजर्ड, मतलब जो खतरे के निशान के पास है, तो इसमें जो होगा वो टाइगर होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ। फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए सबसे मतलब सबसे बढ़िया सॉइल कौन सी होती है, तो मैंने कहा अगर सॉइल पूछ ले कि सबसे बेस्ट कौन है, तो आंखों बंद करके आप पहली सॉइल एलुवियल सॉइल को दिमाग में लगा देना, दिमाग में रखना कि सबसे बेस्ट, सॉरी अच्छा इसमें बेस्ट सूटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, अच्छा फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए कौन सी सबसे बढ़िया सॉइल है, तो याद रखना है फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए लेटेराइट सॉइल सबसे अच्छी होती है। आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया में यही सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, जैसे आप देखेंगे उसी में कैस्यू नट, कर्नाटक वगैरह के जो फॉरेस्ट हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, जिसमें आप देखते हैं कैस्यू नट्स, बादाम, चाय, कॉफ़ी, ये सब बनता है। तो याद रखना है फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए आपकी लेटराइट सॉइल। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है, तो भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था, तो आपको बताना है चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था। तो देखिए थोड़ी खांसी आ रही है। मैंने कहा कि आप ये क्वेश्चन ना, जैसे मैं आंसर आपको से छुपा ले रहा हूँ, तो आप पहले आंसर फटाफट देख लिया करिए। चिपको मूवमेंट की बात करेंगे तो मैंने कहा चिपको मूवमेंट कहाँ चल रहा था, तो आपके हिमालयन एरिया पे चल रहा था, हिमालयन एरिया या फिर कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में इस मूवमेंट को चलाया जा रहा था। चिपको मूवमेंट था क्या, तो मैंने कहा लोग जो थे वो इससे चिपक जाते थे, मतलब पेड़ों से चिपक जाते थे और वो पेड़ों को काटने से रोक रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फ्लोरा एंड फौना को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो चिपको जो मूवमेंट है वो किससे संबंधित है, तो चिपको मूवमेंट आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी को बचाने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दोगे तो मिट्टी बचेगी नहीं, ओवर ग्रेजिंग होगा नहीं, माइनिंग होगा नहीं, तो अफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, अब डिफॉरेस्टेशन का मेन काज क्या है, तो प्लांटेशन, भैया प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन का होने से अर्बनाइजेशन हो सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं है, इको टूरिज्म नहीं है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। तो क्या हो रहा है कि पेड़ों जंगलों को काट कर शहर बसाए जा रहे हैं, जिसके कारण मतलब यही मेन कारण जो बन रहा है वो डिफॉरेस्टेशन का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच वन इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। देखिए काजीरंगा, हाँ काजीरंगा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखना है। जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क है, गिर आपका नेशनल पार्क है, रणथंभौर आपका नेशनल पार्क है। मैंने कहा काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा आसाम में है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, याद रखना है, इसका नाम बदलकर श्री रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। गिर आपका राजस्थान में है, रणथंभौर भी आपका राजस्थान में है, ठीक है। गिर किस लिए फेमस है, तो गिर को याद रखना है, गिर आपका एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ठीक है। एशियाटिक लॉयन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, आपका गिर। द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया में, तो नीलगिरी, ठीक है, याद रखना है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपका नीलगिरी सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 स्टेट्स में भी पाया जाता है, तो ये भी दिमाग में रखना है। विच एक्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया, मतलब ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसने वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग, मतलब इनको जो मारा जा रहा है उस पे उसको रोकने के लिए आया था। तो आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो ये भी याद में रखना है, 1972 में आया था। इसी के एक साल और जोड़ देंगे, मतलब 1973 की बात कर देंगे, तो इसी के बाद आया था आपका टाइगर प्रोजेक्ट। तो दोनों याद रखना है आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था, और इसके एक साल और जोड़ देंगे, एक साल बाद 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म रिसोर्सेज रिफर्स टू, रिसोर्सेज किसको रिफर करेगा, तो मैंने कहा एवरीथिंग यूजफुल टू ह्यूमंस। अभी मैंने बताया रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, टिम्बर, हनी, रबर, ये तो तीनों आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। स्टील, स्टील आपका मिनरल्स से प्राप्त होता है, तो स्टील आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको दिमाग में रखना है आपको। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट, मतलब भारत के किस पार्ट में आपको ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये मैंने आपको जब 9th में पढ़ाया था फॉरेस्ट के बारे में, और मैंने आपको बताया था 5 तरह के फॉरेस्ट होते हैं भारत में जो पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर हाँ याद रखिएगा डिसूडियस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए, ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, मतलब ऐसे एरियाज जो आपके इक्वेटर के अगल बगल होते हैं वहीं पर ही आपके ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, सॉरी सबसे बड़ा नीलगिरी है, ठीक है। लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो नीलगिरी, और पहले की बात करेंगे तो पहला आपका नंदा देवी, नंदा देवी आपका सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी, और अगर भारत के सबसे पुराने पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो आपका नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट रिसोर्स, भैया प्लांट से कौन रिसोर्स से मिलता है, तो कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट, जो कोल है, बम्बू है, ठीक है, आयरन ओर है, और लास्ट है आपका सैंडस्टोन। तो कौन सा है, तो आपको पता है बम्बू, बम्बू आपका प्लांट के रूप में जाना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोल प्लांट से मिला नहीं, आयरन ओर मिलेगा नहीं, लास्ट वाला भी नहीं मिलेगा, तो बम्बू एक प्लांट रिसोर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू, अब ग्राउंड वाटर का आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है उनका ज़्यादा उपयोग करेंगे आप, एक्सट्रैक्शन करेंगे मतलब हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, डिप्लीशन होगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ दीज इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल मतलब जो बचाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस होगी, तो ओवर फिशिंग नहीं हो सकती, डिफॉरेस्टेशन सस्टेनेबल नहीं होगा, पोचिंग हंटिंग नहीं हो सकता, तो रिसाइकलिंग, ठीक है, हम प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज करते हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग, जिसमें हम वाटर को भी रिसाइकल करके यूज करते हैं, मतलब वो पानी होता है उसको, जो आप देखेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम वाटर रिसोर्स की बात कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पानी को सेव किया जा रहा है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग एक आपका सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है।
उसके बाद विच एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो याद रखना है टाइगर। ठीक है, और मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, कई बार आपको बताया है, दिमाग में इस चीज़ को रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर वहीं पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज इन अ मेडिसिन। मेडिसिन में कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज होता है? बम्बू, देखो रेसिन यूज होता है, बिल्कुल रेसिन नहीं होगा आपका, बम्बू नहीं होगा, टर्मरिक नहीं होगा, सैंडस्टोन नहीं होगा। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आपका रेसिन है वो मेडिसिन में यूज होता है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन मैंने कहा जो बुक में है उसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, बहुत लंबी 3-4 लाइन की एक डिफिनीशन है, उसको याद कर लीजिए 3-4 बार लिख लिख के। ठीक है, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब ज़्यादा आपके लिए ही बेटर रहेगा, हमारे लिए क्या है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी, अगर सिंपल सी बात करें, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है सभी जो अगल बगल के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी में आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। उसके बाद विच ऑफ दीज इज एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना कौन सा इफेक्ट करेगा, तो सॉइल इरोजन। ठीक है, अब मैंने कहा पेड़ों का कटना, डिफॉरेस्टेशन किसके कारण से क्या होगा, सॉइल इरोजन। मतलब देखिए, अब मैंने कहा कि रूट्स जो होती हैं, जो पेड़ों की रूट्स होती हैं, ठीक है, जड़ें होती हैं, ये पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को अपने साथ बांधे रखती हैं। और अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो जड़ें जो होंगी वो ऑटोमेटिक जो मिट्टी से जुड़ी रहेंगी वो टूट जाएंगी, जिससे सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद विच एनिमल इज फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कौन सा एनिमल गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो आपका एशियाटिक लायन। ठीक है, याद रखना है कौन सा एनिमल, तो आपका एशियाटिक लायन। गिर गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो मैंने कहा गिर आपको याद रखना है, जी से गिर और जी से गुजरात। ठीक, उसके बाद द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मेन कंपोनेंट क्या है, ठीक, मतलब नेचर से जो हमें मिल रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज, तो सनलाइट, पीपुल होगा नहीं, मनी होगा नहीं तो कट गया, सॉइल, वाटर, प्लांट हो सकता है। ठीक है, प्लांट लाइफ, क्योंकि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, सॉइल भी हमें, वाटर भी, प्लांट भी, रोड्स बनानी पड़ती है हमें, मशीन्स बनानी पड़ती है हमें, तो नेचुरल यही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा, सॉइल, वाटर और प्लांट लाइफ, ये सब आपके नेचुरल। नेचुरल का मतलब है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, भगवान के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेस कहलाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंजर्वेशन ऑफ अ रिसोर्स इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड। मतलब कंजर्वेशन, मैंने कहा कि रिसोर्स को एक यूजफुल फॉर्म में कंजर्व कर लिया, बचा लेना, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, डिप्लीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं कंजर्वेशन कहलाएगा ये। ठीक, ओ सॉरी सॉरी, डेवलपमेंट लिखा है। द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड, हाँ सही बात है, द कन्वर्जन, कंजर्वेशन नहीं, द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल फॉर्म। मैंने कहा रिसोर्स हमें मिला, तो जैसे आप देखते हैं कि आप पेट्रोल डीजल होता है, ठीक है, तो ये पेट्रोल डीजल क्या आपको पेट्रोल डीजल सीधे निकलता है, नहीं, ये फॉसिल फ्यूल के रूप में निकलता है। फिर इसको क्या किया जाता है, आपको मशीनरीज में जाता है, ये इंडस्ट्रीज में जाता है, रिफाइन होता है, फिर आपको ये पेट्रोल के रूप में मिलता है। तो अगर द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल फॉर्म इज नोन एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर सिंपल सी डिफिनीशन बात करें, डिफिनीशन क्या होती है, तो द कन्वर्जन ऑफ अ रिसोर्स इन अ यूजफुल फॉर्म इज नोन एज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को बचाने के लिए इसमें से कौन सा उपयोग होता है, क्लियर फॉल फीलिंग नहीं हो सकता, टेरेस फार्मिंग, याद रखना है टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, तो टेरेस फार्मिंग आपको उत्तराखंड जैसे इलाकों में, मतलब कहीं ना कहीं हम टेरेस फार्मिंग करते हैं, या फिर कैसे, टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है छतों पर, छतों पर नहीं, हम फार्मिंग करते हैं टेरेस के हिसाब से, मतलब पहाड़ों पर जो फार्मिंग करते हैं वो टेरेस फार्मिंग के रूप में जानी जाती है। तो याद रखना है सॉइल इरोजन को कौन प्रिवेंट करेगा, तो टेरेस फार्मिंग आपकी। ठीक है, टेरेस फार्मिंग ऐसे ही काट के बनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग रिसोर्स। आपका कौन सा इसमें नॉन लिविंग रिसोर्स है, तो भैया फॉरेस्ट। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग रिसोर्स। फॉरेस्ट नॉन लिविंग है, रिवर भी है, मिनरल्स भी है, एनिमल भी है, तो फॉरेस्ट आपको पता है नॉन लिविंग रिसोर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, याद रखना है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग रिसोर्स, मतलब कौन सा नॉन लिविंग रिसोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनरल्स हो जाएगा, एनिमल्स लिविंग हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो सकता था पर रिवर्स को यहाँ पर रखा नहीं गया, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो एनिमल्स ही होगा, वो नॉन लिविंग रिसोर्स में।
चिपको मूवमेंट बिगेन इन विच स्टेट? तो अभी मैंने आपको बताया था चिपको मूवमेंट किस स्टेट में चलाया गया था, तो मैंने कहा उत्तराखंड में चलाया गया था, आपके हिमालयन बेल्ट में चलाया गया था। और उत्तराखंड जो पहले यूपी का पार्ट था वहीं पर इस चिपको मूवमेंट को चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए आंसर है आपका। चिपको मूवमेंट कहाँ चलाया गया था? चिपको मूवमेंट आपका उत्तराखंड में चलाया गया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज बीन प्रूवन सक्सेसफुली थ्रू चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के द्वारा कौन सा जो में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ये देखिए चार ऑप्शंस हैं, एक बार मैं ऑप्शंस में शायद वो नहीं लगा है। पहला है प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, तो ऑब्वियस सी बात है चिपको मूवमेंट से प्लांट्स को काटा जा रहा था, जिसके कारण प्लांट्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो खत्म हो रही थी। मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे, अब ऑब्वियस सी बात है अगर प्लांट्स को काट दिया जाएगा कोई भी प्लांट्स नहीं बचेंगे उस किसी जेनेटिक के, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, तो उसको भी बचाने के लिए आपका चिपको मूवमेंट चल रहा था, तो ये एकदम सही ऑप्शन है। कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्टेशन विद इंडेंजर्स स्पीसीज, ऑब्वियस सी बात है हम पेड़ों को बचाने के लिए भी चला रहे थे इस चिपको मूवमेंट को। डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित नहीं था, पेड़ों को बचाने के लिए था। रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, तो ये भी नहीं था, तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट ए आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, यही आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड से आपके लगभग 30 क्वेश्चन थे, तो अभी तक आपने लगभग 21 उसमें थे, 30 इधर थे, लगभग आपने 51 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम चलेंगे तीसरे चैप्टर पर जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है वाटर रिसोर्स, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कॉन्टिन्यूली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द, मतलब कैसे होता है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द्वारा, मैंने बताया ना कि कैसे साइकिल चलती है कि पानी है, फिर पानी वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है वेपर से, वेपर्स के बाद फिर वहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद फिर वही पानी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये क्या कहलाती है? इसे ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96.5%, 96 या फिर आप ऑलमोस्ट 97 कह सकते हैं, परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर एस्टिमेट टू एग्जिस्ट एज, तो ऑब्वियस सी बात है 97% क्या है आपका? ओशियंस वाटर है, एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर है, तो यही आपका दूसरा सही ऑप्शन हुआ कि लगभग 97, मैंने कहा ना कि 97% वाटर के अगर बात करते हैं तो 97% आपका जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो वाटर है उसमें, पर केवल 2.5% जी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर के रूप में जाना जाएगा, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। 2.3 या 3% भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर ऑकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन, कहाँ पर है? तो मैंने कहा ग्लेशियर सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपके पोल्स में पाए जाएंगे, ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ में ये दोनों पोल्स होते हैं, यहीं पर आपका अंटार्कटिका होता है, तो अंटार्कटिका में आइस बर्फ के रूप में आपका 70% वाटर वहीं पर जमा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, एंड द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये दोनों नाम याद रखना है कि कहाँ पर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड हो सकता है, इसमें अंटार्कटिका दे दे आपसे, ग्रीनलैंड ऑप्शन में दे दे, तो ये दोनों याद रखना है कि 70% जो फ्रेश वाटर है वो आपका अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और आप भारत के या फिर पूरे वर्ल्ड के माउंटेन्स में रीजन्स में पाया जाता है। उसके बाद है अलेस देन ऑफ वाटर इज स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर वर्ड्स एक्विफायर, मतलब कितने? 20%, लेस देन 20%, याद रखना है कि फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है, कितना है? हाँ नहीं नहीं, सॉरी 30%, ना, लेस देन 30%, याद रखना है, लेस देन 30% ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्वाफायर्स, मतलब मतलब धरती के नीचे कितने परसेंट फ्रेश वाटर है? लगभग 30% टोटल फ्रेश वाटर आपका मतलब पाया जाता है धरती के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है 30%। ठीक, 30% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम, तो इंडिया की कितनी रैंक है? तो इंडिया की 133 रैंक है, याद रखिएगा, अगर कितने परसेंट वाटर को देना है तो इंडिया रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम, मतलब एक साल में एक आदमी के ऊपर कितना पानी यूज होता है, इसमें भारत की अगर रैंक की बात करेंगे तो कितनी है? तो 133 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एज अ पर्सन ऑफ स्वीडिश एक्सपर्ट्स, ठीक है, अब देखेंगे आपकी किताब में क्वेश्चन है, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है कि स्वीडिश एक्सपर्ट करते हैं वाटर स्ट्रेस ऑकर्स, वाटर स्ट्रेस आपको पता है,
वाटर स्केस या फिर वाटर स्कार्सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कार्सिटी आपसे पूछा जाता है, क्या होता है ये? तो मैंने कहा वाटर स्कार्सिटी या वाटर स्ट्रेस वो होता है जब हम बेसिकली हम जितनी डिमांड होती है वाटर की उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है वाटर की, तो ऐसे समय क्या आता है, वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। या फिर सिंपल सी बात, वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कार्सिटी वाटर शॉर्टेजेस को दर्शाता है, वाटर शॉर्टेजेस को दर्शाता है। तो ये पूछा जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में। तो याद रखिएगा वाटर स्कार्सिटी क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, या फिर कह सकते हैं व्हेन द डिमांड ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू द सप्लाई ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। as per one of the Swedish experts, water stress occurs when water availability is between कितने से कितने इज बिटवीन यानी क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। तो आई थिंक 1000 टू 1600 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर ईयर होगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ, ऑप्शन बी सही है आपका। तो ये भी याद रखना, एक स्वीडिश रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वाटर अवेलेबिलिटी एक कितने क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्यूबिक मीटर है, याद रखना इसे, ठीक है, क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर कितना, 1000 टू 1600 क्यूबिक मीटर एक आदमी को एक साल में पानी की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 20%। 100 बार आपको बताया है कि इंडिया में जो 22% जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित होती है, मतलब कहीं ना कहीं पानी से बिजली बन रही है। तो इन इंडिया यहाँ होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 22% किससे मिल रही है हमें, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहीं ना कहीं हमें जल विद्युत से मिल रही है या फिर हमें पानी से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एंशियंट टाइम एविडेंस, मतलब पुराने जमाने में प्राचीन काल में एविडेंस ऑफ sophisticated irrigation works has also been found in नागार्जुन कोंडा। इट इज लोकेटेड इन नागार्जुन कोंडा कहाँ है, तो आपको पता है नागार्जुन कोंडा नाम से समझ में आ रहा है कहाँ होगा, तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से एक लॉन्ग आंसर बनता है जिसमें आपको एंशियंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना होता है, ठीक है। एंशियंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया है 4-5 पॉइंट बताए हैं। पहला आपको बताया है कि एक प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में एक शहर है, उसमें आपको सपोस्टिकेटेड वाटर या फिर गंगा वाटर को कहीं ना कहीं जो बाढ़ आ रही थी उसको बचने के लिए सीवर सिस्टम बनाया गया था। उसके बाद दूसरा मैंने आपको हौज खास बताया है, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया भोपाल लेक उस समय की सबसे पुरानी मतलब आर्टिफिशियल लेक में से एक थी। तो एंशियंट प्रोजेक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि प्राचीन काल में पुराने समय में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट थे कि जिससे रिवर सिस्टम को क्या किया जा रहा था, सस्टेन किया जा रहा था या बचाया जा रहा था, ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन। इन 14th सेंचुरी द टैंक का नाम था हौज खास, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको हौज खास इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश को द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश कौन है, स्लेव डायनेस्टी का है। टू सप्लाई वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया में वाटर को सप्लाई करने के लिए दिल्ली में यमुना नदी पर हौज खास मतलब यमुना नदी से कनेक्ट करके एक हौज खास बनाया गया था, जिससे क्या हो रहा था, वाटर सप्लाई हो रही थी सिरी फोर्ट में। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये एंशियंट वाला ही है, ये पूछा जाता है। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया कि अगर भोपाल मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, आपकी लगभग फर्स्ट सेंचुरी थी। हाँ, लगभग फर्स्ट सेंचुरी में आपकी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, ठीक। और आपको बताया इलाहाबाद में श्रृंगावरपुरा, ठीक है, आपको याद रखना है इलाहाबाद में श्रृंगावरपुरा एक एरिया है, श्रृंगावरपुरा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या, यहाँ पर आपका जो गंगा नदी थी इलाहाबाद में, जो गंगा नदी है इससे बाढ़ आ जाती थी, तो इस पर कहीं ना कहीं वाटर सिस्टम बना हुआ था उतने समय, पुराने समय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच मेड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा वो पहला कौन सा स्टेट है जिसने सभी घरों में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या किया है, कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है कि वहां जो भी घर बनेंगे तो वहां पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी बनेगा, ऐसा कौन सा स्टेट है, तो ऐसा तमिलनाडु है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे लोग समझते हैं कि रूफ टॉप होगा तो लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, राजस्थान ऑप्शन में होता है तो उस पर लगा देते हैं।
हाँ, रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान से भी संबंधित है, ठीक है, बट याद रखना है आपको ये कौन कंपलसरी कौन सा स्टेट कर रहा है, तो तमिलनाडु ने किया है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल, कौन सा महानदी पर बना है, तो कृष्णा सागर बांध, ये भी नहीं है, टेरी प्रोजेक्ट ये भी नहीं है, आपका हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड जो प्रोडक्ट है, हीराकुंड जो है वो आपका महानदी पर बना हुआ है, तो याद रखना है हीराकुंड महानदी आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए कंजर्वेशन ऑफ फ्लड कंट्रोल, मतलब कहीं ना कहीं बाढ़ से जो बाढ़ आती है वहाँ पर उससे बचने के लिए इस पर एक बनाया गया है डैम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक परियोजना है आपकी, एक सिस्टम बनाया गया है महानदी पर, जिसको हीराकुंड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलज ब्यास रिवर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, द सतलज ब्यास रिवर बेसिन द वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल प्रोडक्शन है, सतलज ब्यास रिवर पर कौन सा बनाया गया है, तो सतलज ब्यास रिवर पर आपका भाखरा नांगल बांध बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है सतलज ब्यास रिवर पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो आपका भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, जो क्या करता है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन भी करता है और इरिगेशन से को भी में भी फायदा करता है। तो पहला मैंने आपको बताया हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में, दूसरा मैंने आपको बताया सतलज ब्यास रिवर पर बना है आपका भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्राउडली प्रोक्लेम्ड एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एज दे वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये किसने कहा था कि जो डैम्स हैं, ठीक है, ये जो डैम्स हैं इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के रूप में किसने कहा था, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत में जितने भी डैम्स हैं, मतलब जितने भी डैम्स थे उनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के रूप में डिनोट किया था, या फिर इसी के रूप में कहा था, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, पूछा जाता है किसने कहा था टेम्पल्स डैम्स को टेम्पल्स ऑफ इंडिया के रूप में, तो जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है भाडू सॉन्ग इन अ पर्टिकुलर रीजन नरेट्स द ट्रबल फेसेस बाय पीपुल ओनिंग टू द फ्लडिंग ऑफ नोन एज द रिवर ऑफ सारो, मतलब शोक नदी किसको कहा जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है शोक नदी आपका किसको कहा जाएगा, तो दामोदर रिवर को, ठीक है, दामोदर रिवर, ठीक, तो एक सॉन्ग वहाँ पर गाया जाता है, दामोदर रिवर के कारण बहुत ट्रबल आती है, बहुत फ्लड आता है, मतलब फ्लड का मतलब बहुत बाढ़ आती है, तो इसी कारण वहाँ पर रिवर ऑफ सारो के रूप में भी इसे जाना जाता है, किस नदी को, दामोदर नदी को, और इसके लिए एक सॉन्ग भाडू सॉन्ग गाया जाता है पर्टिकुलर रीजन में एक, ठीक है, क्योंकि लोग इससे फेस ना करें, तो याद रखना फ्लड वाटर ऑफ दामोदर रिवर, ठीक। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल फार्मर्स इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स अगेंस्ट द, नर्मदा बचाओ अगेंस्ट द, आपको पता है कौन से डैम, तो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट ये चल रहा था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, दिमाग में रखना है, पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस डैम के कारण फार्मर्स और जो आपके इन्वायरमेंटल है ह्यूमन राइट्स वाले इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाए थे, तो ये सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, जिससे कहा गया कि बहुत सारी आपकी स्पीसीज़ हैं जो आपके फ्लोरा एंड फोना है इनको नुकसान पहुंचेगा आपके जो, तो इसी कारण जो आपके इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो इसके अगेंस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था उन्होंने। कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम लोकेटेड इन, मैंने कहा कोयना डैम की अगर बात करेंगे तो कोयना डैम कहाँ पर है, तो कोयना डैम आपकी महाराष्ट्र में है, कोयना डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में, और इसी कोयना डैम के बनने के कारण आपका विवाद हुआ था कृष्णा का, आपका दो स्टेट्स में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा कावेरी आपका डिस्प्यूट के रूप में जाना जाता है, वही आपका देखिए, चलिए अभी वो आएगा तो बता देंगे, इतना आपको दिमाग में रखना है कि कोयना डैम क्या है, वह कहाँ पर है, तो कोयना डैम आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। रिहंद डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर, रिहंद बांध किस रिवर पर है, रिहंद जो डैम है वो किस रिवर पर है, तो सोन रिवर पर, याद रखना है सोन आपका ऐसी रिवर है, ठीक है, मतलब जो ये भी आपकी क्या, सोन जो रिवर है आपकी जाके गंगा की एक ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती, केन बेतवा सोन, तो सोन रिवर पर कौन सा बांध बना हुआ, कौन सा डैम है आपका, रिहंद डैम। द कृष्णा गोदावरी, देखिए आ गया ना, मैंने कहा कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ठीक है, कृष्णा कावेरी नहीं था, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट था, इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ वाटर ऑफ कोयना रिवर, ऑफ मोर वाटर ऑफ कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बाय द,
हाँ, बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो याद रखना है यहाँ से कि आपको क्या रखना है कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था किन दो स्टेट्स के बीच, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। क्यों हुआ था कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट? तो इसीलिए हुआ था, 1969 में डिस्प्यूट ज़्यादा देखने को मिला था। तो क्यों हुआ था ये डिस्प्यूट? क्योंकि महाराष्ट्र के द्वारा कोयना, देखिए कोयना जो अभी आपको डैम बताया जो महाराष्ट्र में है, लार्जेस्ट डैम है, उससे ज़्यादा पानी छोड़ने के कारण मल्टीपर्पज़ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जिसके कारण वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट कहाँ कहाँ से, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था इन दो स्टेट्स में। क्यों हो रहा था? कोयना रिवर के ज़्यादा पानी छोड़ने पर महाराष्ट्र के। ठीक है। In Falaudi and Barmer, almost all houses traditionally had underground tanks and tanks for storing drinking water. Barmer and Falaudi are located in, तो मैंने कहा बारमेर एंड फलौदी कहाँ पर है, तो बारमेर फलौदी आपका राजस्थान में है। ठीक, यहाँ पर क्या बनाया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाता है। जो पानी गिरता है वो सीधे नीचे चला जाता है ज़मीन में, और ज़मीन में एक टैंक लगा होता है जहाँ पर ये पानी जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। 200 ईयर ओल्ड सिस्टम, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओल्ड सिस्टम टैपिंग स्टीम स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स इज प्रिवेंटली यूज इन मेघालय। ठीक है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 200 साल का पुराना ये क्या करते हैं ना, देखो जो बांस के पाइप्स होते हैं वो बीच से खोखले होते हैं, तो उन्हीं को जोड़कर क्या किया जाता है, पानी को क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, या फिर पानी को मतलब प्रिजर्व करने की बात करते हैं। तो कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बस अब आपका इतना ही, आपके 3 चैप्टर्स के आपने एमसीक्यू कर लिए हैं और लगभग आपने ये तीनों चैप्टर रिवाइज कर लिया है। तो इस चैप्टर को अब एक बार क्या करेंगे, जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो इस पीडीएफ को देखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को और उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, तो पूरा चैप्टर के साथ आपको सभी ऑब्जेक्टिव भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।